Hello everyone. So today we will discuss कि how to analyze banking stocks. So banking stocks को हम कैसे analyze कर सकते हैं एंड ये बेसिकली एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस रहेगी जिसमें हम हर एक वीडियो में डिस्कस करेंगे वो पैरामीटर्स वो रेशियोज़ जो हमें किसी भी बैंक को स्टॉक को एनालाइज करने के लिए देखना चाहिए। तो इस वीडियो में बेसिकली हम एक ओवरऑल लुक लेंगे कि वो कौन से पैरामीटर्स हैं वो रेशियोज़ कौन से हैं जो हमें किसी भी बैंकिंग स्टॉक्स में देखना है। एंड देन इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि बैंक का बिजनेस मॉडल क्या है। सो एक बैंक जो है वो पैसा कैसे कमाता है, बिजनेस मॉडल क्या है। तो इससे जो आने वाले वीडियोस में हम वो रेशियोज डिस्कस करेंगे, हमें उन उससे अंडरस्टैंडिंग हमें अच्छी रहेगी कि वो रेशियो अप्लाई कहाँ पे हो रहे हैं और हमें एक ओवरऑल स्ट्रक्चर फंडामेंटल समझ आ जाएगा कि हर एक रेशियो का एप्लीकेशन कहाँ पे है एंड इसका बिजनेस मॉडल में क्या इंपॉर्टेंस है। सो रेशियो से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पैरामीटर जो है हमें किसी भी बैंकिंग स्टॉक में देखना है दैट इज़ बुक। सो जब हम बुक की बात करते हैं इट इंक्लूड्स बोथ डिपॉजिट बुक एज वेल एज लोन बुक। सो डिपॉजिट बुक जो मेरा और आपका पैसा होता है जो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं वो डिपॉजिट है। एंड जो आगे बैंक लोन देता है जैसे कार लोन दे रहा है या होम लोन दे रहा है या फिर पर्सनल लोन दे रहा है, ये एक बैंक बैंक के लिए उसका लोन बुक है। तो हमें जब भी स्टार्ट करना है किसी भी बैंक को एनालाइज करना, सबसे पहली चीज़ हमें देखनी है कि उसकी डिपॉजिट बुक कितनी है एंड उसका लोन बुक कितना है आज के करंट डेट पे। सो इसको हम बेसिकली AUM भी कहते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट। डिपॉजिट में कितना है और लोन बुक में कितना है। उसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बुक की ग्रोथ रेट क्या है। बिकॉज अल्टीमेटली आप इंडिया के सबसे बड़े बैंक हो सकते हो बट आपका स्टॉक तभी चलेगा अगर आपका बुक ग्रो कर रहा है। तो सपोज़ अगर किसी बैंक का डिपॉजिट बुक या लोन बुक बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा डिपॉजिट बुक है, सबसे बड़ा लोन बुक है, बट अगर वो बुक ग्रो नहीं कर रहा है तो अल्टीमेटली जो उस बैंक का स्टॉक है वो भी नहीं चलेगा। बिकॉज अगर बुक ग्रो नहीं करेगा तो जो प्रॉफिट के नंबर्स हैं वो भी ग्रो नहीं करेंगे। एंड अगर प्रॉफिट ग्रो नहीं करेगा तो कोई भी बिज़नेस हो, चाहे बैंक हो या कोई पेंट की कंपनी हो, FMCG कंपनी हो, उसका स्टॉक नहीं चलने वाला। सो ये सबसे पहली चीज़ हमें देखनी है किसी भी बैंक को एनालाइज करने के लिए। दूसरी जो चीज़ है दैट इज़ कासा रेशियो। सो कासा रेशियो के बारे में हम बहुत सुनते हैं। कासा रेशियो इज़ नथिंग, इट इज़ करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। सो बैंक जब डिपॉजिट रेज़ करता है तो तीन तरीके के डिपॉजिट तीन तीन तरीके के अकाउंट्स होते हैं। जैसे एक करंट अकाउंट होता है, एक सेविंग अकाउंट होता है एंड एक होता है हमारा टर्म डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट जिसे कहते हैं। उसमें FD RD ये दोनों आते हैं, फिक्स डिपॉजिट एंड रेकरिंग डिपॉजिट। सो इन तीन तरीके से कोई भी बैंक पैसा रेज़ करता है। तो कासा लेट्स सपोज किसी बैंक का अगर 100 रुपये का डिपॉजिट बुक है एंड उसमें 40 रुपये जो है वो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट है, तो उस बैंक का कासा रेशियो जो है वो 40% हो गया। तो बहुत सिंपल है, कासा रेशियो इज़ नथिंग, आपका जो FD और RD है उसको पूरे डिपॉजिट में से माइनस करके जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का रेशियो है वो कासा रेशियो होता है किसी भी बैंक के लिए। थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मार्जिनस। सो किसी भी बिज़नेस का मार्जिन देखते हैं कि कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हो एंड सेल सेल कर रहे हो 100 रुपये पे, तो उसमें आपको बनाने की कॉस्ट कितनी लगी उस प्रोडक्ट की, देन उस पर मार्केटिंग का एक्सपेंस कितना रहा, आपका एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस कितना रहा। सो इनको माइनस करके जो पीछे बचता है वो आपका मार्जिन होता है, उसको मार्जिन बोला जाता है। सो बैंकिंग में मार्जिनस तो ऑल तो बाकी बिजनेसेस से काफ़ी कम होते हैं। एंड जब हम मार्जिन देखते हैं किसी भी बैंक का तो हमें देखना होता है निम। निम इट इज़ नेट इंटरेस्ट मार्जिन। सो नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना है बैंक का, देन उसके साथ में कॉस्ट ऑफ फंड्स या कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स। ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में अच्छे से समझेंगे, डिस्कस करेंगे कि इनका एप्लीकेशन क्या है। सो नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बैंक के मार्जिन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें हेल्प करता है। अगली जो चीज़ है दैट इज़ प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स। सो अल्टीमेटली जैसे हमने डिस्कस किया कि किसी भी बैंकिंग या कोई भी कंपनी का स्टॉक तभी चलेगा अगर प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स उसके अच्छे रहेंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स के लिए बैंक में तीन चीज़ें होती हैं। नंबर वन इज़ नेट इंटरेस्ट इनकम, जिसे हम NII भी कहते हैं। सो वो कितना है। देन कम्स की प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो हम बाकी बिजनेस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं या फाइनेंशियल टर्म में EBITDA भी बोला जाता है उसे। सो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है किसी बैंक का। एंड लास्ट वन इज़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट। ये तीनों चीज़ें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर आती है। इसके बाद आता है आपका एसेट क्वालिटी। सो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर बहुत चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर एसेट क्वालिटी किसी भी बैंक की अच्छी नहीं है एंड वो ख़राब हो रही है तो स्टॉक नहीं चलने वाला।
बिकॉज वो जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। तो एसेट क्वालिटी जब हम चेक करते हैं तो उसमें भी 3 रेशियोज़ आते हैं। नंबर 1 इज़ GNPA, दैट इज़ ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नंबर 2 इज़ NNPA, दैट इज़ नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और लास्ट वन होता है PCR, जिसे हम प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो भी कहते हैं। सो ये तीनों रेशियोज़ हमें एसेट क्वालिटी के अंडर चेक करने होते हैं। लास्ट जो है वो है एफिशिएंसी रेशियो। सो एफिशिएंसी बेसिकली किसी भी बैंक का दिखाता है कि कितना एफिशिएंट है। सो नंबर 1 इज़ ROE। ROE हम किसी भी को, चाहे बैंक हो या कोई भी बिज़नेस हो, उसमें हम एनालाइज़ करते हैं। ROE इज़ नथिंग बट रिटर्न ऑन इक्विटी। सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि किसी भी बिज़नेस ने, बैंक ने या बिज़नेस ने अपने शेयर होल्डर के पैसे पे कितना रिटर्न जनरेट करके दिया है। सो लेट्स सपोज़ कि अगर किसी बैंक का ROE 15% है, तो ये मुझे ये दिखा रहा है कि इस बैंक ने अपने शेयर होल्डर के पैसे पे 15% का रिटर्न जनरेट किया है। वीज़ा वीज़ किसी बैंक का ROE 10% है, तो वो मुझे ये दिखा रहा है कि इस बैंक ने अपने शेयर होल्डर के पैसे पे 10% का रिटर्न जनरेट किया है, तो उसको ROE बोला जाता है। एफिशिएंसी रेशियो का जो दूसरा रेशियो है वो है ROA। सो ROA इज़ रिटर्न ऑन एसेट। तो कोई भी बैंक अपने एसेट्स को कितने अच्छे से यूज़ कर रहा है, ये वाला रेशियो बताता है हमें। सो लेट्स सपोज़ अगर मेरा 100 रुपये की एसेट है मेरे पास, एंड उस पर मैं 105 रुपये का प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ, तो मेरा ROA हो गया 5% का। सो ये बेसिकली मुझे रिटर्न ऑन एसेट से पता चलता है कि बैंक की एफिशिएंसी कितनी है उसके एसेट्स को लेके। ये ओवरऑल की पैरामीटर्स होते हैं, रेशियोज़ होते हैं, जो हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे कि इनका एप्लीकेशन क्या है किसी भी बैंकिंग स्टॉक में। तो ये हमें हेल्प करेगा कोई भी बैंकिंग का स्टॉक एनालाइज करने के लिए। नाउ अब हम समझते हैं कि बैंक का बेसिक बिजनेस मॉडल क्या होता है, बैंक पैसा कैसे कमाता है। सो सबसे मेजर पार्ट जो है किसी भी बैंक के लिए, दैट इज़ डिपॉज़िट लेना मेरे से और आपसे, डिपॉज़िट बुक अपना ग्रो करना, एंड उस डिपॉज़िट के पैसे को आगे लोन देना। सो लोन देता है वो, जैसे कार लोन देगा, होम लोन देगा, पर्सनल लोन देगा, क्रेडिट कार्ड देगा, इस तरीके से आगे वो क्रेडिट देता है। डिपॉजिटर से पैसा लिया एंड आगे वो पैसा लोन में दिया। सो इसके नाउ इसमें अब इनकम क्या होती है बैंक की। सो सपोज़ मेरे से और आपसे उसने डिपॉज़िट लिया एंड हमें वो दे रहा है 5%, इंक्लूडिंग सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट जो मिलता है हमें, या FD पे जो हमें इंटरेस्ट मिलता है उसको इंक्लूड करके सपोज़ हमें 5% वो हमें हमारे डिपॉज़िट पे दे रहा है। बट आगे जब वो लोन दे रहा है किसी को, तो पर्सनल लोन, कार लोन, इनको अगर हम सम अप करें तो सपोज़ कि 10% पे आगे वो पैसा आगे लेंड कर रहा है। तो 5% हमें दे रहा है, 10% आगे लोन दे रहा है 10% पे। तो बीच का जो स्प्रेड है वो जो हो गया 5%। तो ये 5% उस बैंक के लिए उसकी इनकम है। ये जो स्प्रेड है डिपॉजिट का और लोन का, वो किसी भी बैंक के लिए उसकी मेन इनकम है। तो जब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, किसी भी बैंक के लिए जो मेन धंधा है उसका वो यही है कि डिपॉजिटर से पैसा लो और आगे वो पैसा लोन आप दो, एंड उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपका इनकम होगा। सो इसमें बैंक को सबसे ज़्यादा रिस्की बिजनेस मॉडल माना जाता है। क्यों ऐसा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। मेजर इनकम इसका यही है। इसके अलावा एक दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी होता है बैंक का, जिसे हम कहते हैं कि कमीशन एंड फ़ी इनकम। सो कमीशन एंड फ़ी इनकम में कमीशन इनकम बैंक की होती है, जैसे हमारे जो रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं बैंक्स के, वो हमें म्यूचुअल फंड सेल करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, यूलिप प्लान है, गारंटी इनकम प्लान है, या आपका डीमैट अकाउंट जो सेल करते हैं हमें। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो थर्ड पार्टी, किसी तीसरी कंपनी के होते हैं, बट ये बैंक हमें सेल करता है अपने कस्टमर्स को, एंड इसके ऊपर बैंक को एक कमीशन अर्न होता है। सो इसे कमीशन इनकम कहते हैं। इसके साथ में फ़ी इनकम होती है बैंक की, जैसे मेरा और आपका अकाउंट है हमारे बैंक में, हमें क्या, हमारे पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए एनुअली एक फ़ी चार्ज करता है बैंक। सो ये फ़ी इनकम का पार्ट होता है। लास्ट जो होता है सोर्स ऑफ इनकम बैंक के लिए, वो होता है उसका इन्वेस्टमेंट्स। सो बेसिकली RBI की तरफ से गाइडलाइंस है कि हर एक बैंक को, जो सपोज़ कि किसी के पास 100 रुपये के डिपॉजिट हैं, तो वो पूरे के पूरा 100 रुपये आगे लोन नहीं दे सकता। RBI की ऐसी गाइडलाइंस है। सो उसके अंदर बैंक को क्या करना होता है कि कुछ पैसा उन्हें RBI के पास डिपॉज़िट करना पड़ता है, कुछ पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, कुछ पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। सो इन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में बैंक इन्वेस्ट करता है। इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न आता है बैंक को, वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम है। सो ये मेजरली 3 सोर्स ऑफ इनकम होते हैं किसी भी बैंक के लिए। सबसे मेजर होता है जो उनको लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है,
और डिपॉज़िट के बीच में जो स्प्रेड है वो उसका मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। दूसरा होता है जो कमीशन और फ़ी इनकम जनरेट करता है बैंक, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल करके अपना डेबिट कार्ड और बैंक अकाउंट का जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं उसको चार्ज करके, ये कमीशन एंड फ़ी इनकम होता है। थर्ड जो होता है वो होता है उनका इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने की है म्यूचुअल फंड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, इसके ऊपर जो रिटर्न जनरेट होता है ये उनका थर्ड सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो ये बेसिक बिजनेस मॉडल है किसी भी बैंक का, चाहे कोई कमर्शियल बैंक है, रीजनल बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये एक बेसिक बिजनेस मॉडल है। नाउ कम्स कि इसको रिस्कियर बिजनेस मॉडल क्यों कहा जाता है। सो रिस्कियर ये इसलिए बिकॉज अगर आप देखो तो बैंक के लिए लाइबिलिटी क्या है, उनके लिए लाइबिलिटी है जो वो मेरे से और आपसे जो डिपॉजिट से पैसा रेज कर रहे हैं वो उनके लिए लाइबिलिटी है, बिकॉज बैंक को ये पैसा हमें वापस देना है। एंड उनके लिए एसेट क्या है, उनके लिए एसेट है जो हमारे पैसे को वो आगे लोन दे रहा है किसी को, वो उनके लिए एसेट है। सो उसमें रिस्क सबसे बड़ा ये है कि सपोज़ जैसे पास्ट में भी हमने देखा है, ऐसे बहुत एग्जांपल हुए कि बैंक ने अगर कहीं गलत जगह लोन दे दिया, जैसे हमने विजय माल्या का केस देखा, नीरव मोदी का केस देखा, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए। तो बैंक ने अगर कहीं गलत जगह लोन दे दिया एंड वो पैसा जो है वो बैंक को वापस वापस नहीं मिला, वो लोन डिफ़ॉल्ट हो गया, तो हम तो डिपॉजिटर हैं, हमें तो हमारा पैसा वापस चाहिए। सो बैंक की ये लाइबिलिटी है कि डिपॉजिटर को तो उसको वो पैसा वापस करना ही है, बट उसने एज एन एसेट जिसको वो पैसा दिया वो उसको रीपे नहीं मिला, वापस नहीं मिला। ये सबसे बड़ा रिस्क है, बिकॉज आप बुक ग्रोथ कितनी भी दिखा दो कि आप 20 25 30% पे अपना लोन बुक ग्रो कर रहे हो, बट अल्टीमेटली अगर आपका पैसा वापस ही नहीं आ रहा तो वो प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता, आप लॉस में चले जाओगे। तो दैट्स वाई बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन मार्क होता है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी कितने टाइम तक सस्टेन रहेगी। इसलिए इसको सबसे ज़्यादा रिस्कियर बिजनेस मॉडल माना जाता है, बिकॉज एक एक अगर बड़ा डिफ़ॉल्ट हो गया, सपोज़ कि आपने 100 करोड़ का किसी को लोन दिया एंड वो डिफ़ॉल्ट हो गया, तो आप आपके जो पूरे का पूरा प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स है, एस्टिमेशंस है, वो सब ऐसे ही रह जाएगा। आई मीन आपको लॉस इनकर करना पड़ जाएगा। सो इसलिए इसको रिस्कियर बिजनेस मॉडल बोला जाता है। तो ये बेसिक हमने समझा कि बिज़नेस मॉडल क्या होता है बैंक का, बैंक पैसा कैसे कमाता है एंड उसके मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या होते हैं। आने वाले वीडियोस में हमने जो ये पैरामीटर्स डिस्कस किए हैं इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो हमें एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि किसी भी बैंकिंग स्टॉक को हम एनालाइज कैसे कर सकते हैं। सो इस वीडियो के रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट होगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। थैंक यू सो मच।